प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संदेश दिया और आलोचकों को भी घेरा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल के बीते 19 महीनों में 10वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने इस भाषण के जरिए देश और दुनिया में भारत पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के सवाल थे कि भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं, क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा जिससे महामारी फैलने से रोकी जा सके। भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर साल सवाल का जवाब दे रही है। भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज मुफ्त लगाई है। उन्होंने यह भी कहा, कोरोना की शुरुआत में आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि भारत जैसे लोकतंत्र में इस महामारी से लड़ने बहुत मुश्किल होगा। भारत और यहां के लोगों के लिए यह भी कहा जा रहा था कि इतना संयम और इतना अनुशासन यहां कैसे चलेगा, लेकिन हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब है सबका साथ। सभी को साथ लेकर मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर दराज देश का यही मंत्र था कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीनेशन में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऐसे में यह सुनिश्चित किया गया कि टीकाकरण अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी ना हो। कोई कितने भी बड़े पद पर ना क्यों ना रहा हो, कितना भी धनी क्यों ना हो, उसे वैक्सीन आम नागरिक की तरह ही मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे देश के लिए यह भी कहा जा रहा था कि यहां ज्यादातर लोग टीका लगवाने के लिए आएंगे ही नहीं। दुनिया के कई देशों में वैक्सीन एक चुनौती है, लेकिन भारत के लोगों ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज लेकर यह सवाल उठाने वालों को निरुत्तर कर दिया है। किसी अभियान में जब सबका प्रयास जुड़ता है तो परिणाम भी अद्भुत होते हैं। उन्होंने यह भी कहा, हमने महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में जन भागीदारी को अपनी पहली ताकत यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाया। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। साथियों, आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। लेकिन इस विश्लेषण में एक बात अक्सर छूट जाती है कि हमने ये शुरुआत कहां से की है। दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना, वैक्सीन खोजना, इसमें दशकों से उनकी महारत है, एक्सपर्टाइज थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहता था। हम बाहर से मंगवाते थे। इसी वजह से जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे, क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है।
श्री अमृतसर को बसाने वाले और सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी का आज 487वां प्रकाश पर्व है। इस मौके पर श्री दरबार साहब को कई तरह के फूलों से सजाया गया है। इनकी जो है आभा देखते ही बन रही है। जानकारी के मुताबिक थाईलैंड, इंडोनेशिया के अलावा कलकत्ता, दिल्ली, पुणे और बेंगलोर से फूलों के ट्रक मंगवाएंगे। गुलदाउदी, गुलाब, मैरीगोल्ड, जरबेरा, सोनचंपा, लिलियम, कार्नेशन, टाइगर फ्लावर समेत कई खूबसूरत फूलों से दरबार साहब को सजाया गया है। आज शाम दरबार साहब में आतिशबाजी भी होनी है। पंजाब के बठिंडा जिले में फायरिंग के दौरान एक युवक की मौत के बाद सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को घेरते हुए श्रोमणी अकाली दल बादल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने सवाल खड़े किए हैं। हालांकि इसी बीच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पुलिस अफसरों की बैठक बुलाकर अमन कानून की स्थिति बहाल करने के आदेश जारी किए। बठिंडा की अजीत रोड गली में एक पार्क में बैठे दो युवकों पर 10 से ज्यादा हथियारबंद लोगों ने फायरिंग कर दी। इस हमले में मकवाना निवासी हसन की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावरों ने भाग रहे मृतक के साथी बूटा सिंह निवासी गांव जंडावाला की टांगों में गोलियां मारकर हाथी, डंडों और हथियारों से प्रहार करके उसके हाथ पैर तोड़ दिए। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक गली नंबर 6 में पार्क में हसन सिंह निवासी गंडावाला अपने जानकार बूटा सिंह मकवाना के साथ बैठकर बातें कर रहा था। इसी दौरान 10 से ज्यादा हथियारबंद युवक पार्क में पहुंचे। पहले उन्होंने हसन पर फायरिंग की। गोली लगने से हसन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं से भाग रहे हसन के साथी बूटा सिंह को हमलावरों ने सड़क पर घेर कर पीटा, उसकी टांगों में गोलियां मारी और उस पर लगातार कई प्रहार किए। उस बूटा सिंह को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके बाद श्रोमणी अकाली दल बादल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट किया और कहा कि प्रदेश में अमन कानून की स्थिति बेहद खराब चल रही है। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह फोटो खिंचवाना छोड़कर कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करें और गैंगस्टर संस्कृति को समाप्त करने के लिए काम करें। इसने बठिंडा में एक और जिंदगी छीन ली है। पंजाब में कांग्रेस शासन के तहत गैंगस्टरों को स्वतंत्र शासन की अनुमति दी जा रही है, जिससे आम नागरिकों में भय का माहौल पैदा हो गया है। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी ने पुलिस फोर्स को राज्य भर में पुलिसिया कामकाज में और ज्यादा कुशलता और पारदर्शिता यकीनी बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस फोर्स को भ्रष्टाचार पर नकेल कसने, नशे की सप्लाई लाइन तोड़ने, अवैध शराब का कारोबार खत्म करने और रेत माफिया से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे नौजवानों को नशे की बीमारी का शिकार बनाने वाले तस्करों की पहचान करने के लिए पुलिस को उचित प्रणाली विकसित करनी चाहिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ पहली बार मीटिंग करते हुए अफसरों को अपनी ड्यूटी समर्पित भावना, ईमानदारी और पेशेवर वचनबद्धता के साथ निभाने को कहा। अपने 21 दिन के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बाद ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग विरोधियों के निशाने पर हैं। राजा वड़िंग ने दावा किया कि परिवहन विभाग ने अपनी आय में 17% वृद्धि के साथ फिर से रफ्तार पकड़ी है। 15 अक्टूबर तक 7 करोड़ रुपए ये आय अर्जित की गई है। इस रोजाना जो विभाग की आय हो रही है उसमें 53 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। टैक्स डिफाल्टरों और गैर कानूनी परमिट धारकों के विरुद्ध कार्रवाई को जायज करार देते हुए डिफाल्टरों के विरुद्ध सख्ती के बाद विभाग ने लंबित सरकारी टैक्स यानी कि 3 करोड़ रुपए से अधिक रकम की वसूली की और इससे भी बड़ी रकम बड़ी कंपनियां ऑपरेटरों द्वारा जमा कराई गई हैं। राजा वड़िंग ने विशेष तौर पर कहा कि विरोधी पार्टियों के किसी भी नेता ने यह दावा नहीं किया कि हमने टैक्स डिफाल्टरों के विरुद्ध सख्ती करके कुछ गलत किया। विभाग ने आरटीए के साथ साथ बस डिपों के जनरल मैनेजरों को भी और ज्यादा शक्ति देते हुए बस स्टैंड के आसपास 500 मीटर के घेरे में वाहनों की जांच करने के अधिकार दिए हैं। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का कहना है कि यह ट्रांसपोर्ट माफिया बादल सरकार की देन है। वह कहते हैं कि अगर आज सरकारी बसों को रोजाना 53 लाख रुपए का फायदा हुआ है तो अगर 15 साल पहले से इसी तरह काम होता तो सरकारी विभाग को 27,000 करोड़ रुपए का फायदा होना तय था। वह यह भी कहते हैं कि उनका विभाग उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है जिनके कारण यह माली नुकसान हुआ है।
उधर श्रोमणी अकाली दल बादल के नेता दलजीत सिंह चीमा का कहना है कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने 21 दिन के कार्यकाल के दौरान बेहतर काम किया, फिर पिछले 4.5 साल के दौरान क्या काम हुआ इसका हिसाब कौन देगा। जो नुकसान उस समय के दौरान सरकारी परिवहन विभागों का हुआ है उसका हिसाब भी तो होना चाहिए। इस पर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को जवाब देना चाहिए। क्या उनकी सरकार के परिवहन मंत्री और दूसरे अधिकारियों ने काम नहीं किया? देखो गल यह है कि राजा वड़िंग जी कह रहे हैं कि 15 दिनों के विच ट्रांसपोर्ट विभाग के विच इन्ने करोड़ का वाधा हो गया। इस गल की मैं उन्होंने ਵਧਾਈ देना ते नाल ही मैं पुछदा कि 1700 करोड़ का कहते भी इस हिसाब के नाल पिछले सालों घाटा पिया। उस घाटे के वास्ते तुसी अपने पिछले मंत्रियों को दोषी मानते हो कि नहीं मानते? तुहाडे तो पहला 2 कांग्रेस के सीनियर लीडर ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे। की तुसी ये कहना चाहते हो कि इस 1700 करोड़ के घाटे वास्ते सीधे तौर पर तुहाडे मंत्री साहबान जिम्मेवार है नहीं कि नहीं है? ये गल पब्लिक में स्पष्ट कर तुसी खुद भी मुख्य मंत्री के सलाहकार कि तुहाडा भी ये योगदान है कि नहीं है, मानते हो कि नहीं मानते? दूजी गल कल्ला एक महकमा नहीं, असी तो कहते सी 5600 करोड़ का घाटा एक्साइज डिपार्टमेंट के विच ब्लैक दे विच शराब विकन करके होया। तुहाडे चीफ सैकटरी साहब ने उस वे दोष लाया सी, उदों तो तुसी ट्वीट चीफ सैकटरी के खिलाफ दिते, बाद दे विच तुसी चीफ सैकटरी नूं उत्थों हटा के ते चेयरमैन भी लाता। जिहड़ी साडी गल सी अज तुसी खुद मन रहे हो कि बहुत वड्डी हज़ारां करोड़ रुपए की कपड़ेबाजी स्कैंडल चोरी कांग्रेस के जिहड़ी है ये पौने 5 साल के राज दे विच होई है। तुसी दसो इहदे वास्ते वित्त मंत्री साहब तुहाडे जिम्मेवार है कि नहीं? तुहाडे मुख्य मंत्री साहब जिम्मेवार है कि नहीं है? तुहाडे मौजूदा मुख्य मंत्री जिम्मेवार है कि नहीं? क्योंकि वह भी इस वजारत का हिस्सा सी। इस करके ऐ नंबर बना के काम नहीं चलना, एक कलैक्टिव जिम्मेवारी होंदी है। जवाब दो भी इस डाके वास्ते जिम्मेवार कौन सी? जे ये जवाब जनता नूं दिओ, इनकुआरी की डिमांड करो कि सारे मिनिस्टरां की इनकुआरी होवे, मुख्यमंत्री की इनकुआरी होवे, फिर असीं मनीए कि राजा वड़िंग दे विच दम है। और वहीं आम आदमी पार्टी के नेता एडवोकेट दिनेश चड्डा ने भी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को घेरा। उनका कहना है कि परिवहन मंत्री के दावे खोखले और बस आंकड़ों में ही हैं, जबकि किया तो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी कुछ नहीं। उन्होंने सवाल किया कि क्या अकाली और कांग्रेसी नेताओं की ओर से चलाए जा रहे हजारों अवैध रूटों पर हुई लूट का हिसाब वे ले चुके हैं, क्यों इन पर मामले दर्ज नहीं करवाए गए हैं? दिनेश चड्डा ने तो यह भी कहा कि कांग्रेस के समय ही परिवहन मंत्री रही रजिया सुल्ताना और अरुणा चौधरी को तुरंत मंत्रिमंडल से बाहर निकाल देना चाहिए, जिनके मंत्री रहते हुए वह इस तरह के काम करने में नाकामयाब रहे। ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ 258 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਸਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇ 5000 ਵਾਧੇ ਵੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਅੰਕੜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 5000 ਵਾਧਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇ ਕਰੀਬ 1000 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਇਹ 15000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ 15000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 15000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਿਆ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਖੁਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3000 ਕਰੋੜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਠੱਗੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦਾ
पर उस समय दौरान ਜਿਹੜੇ ट्रांसपोर्ट के मंत्री रहे ने वो दोवें ट्रांसपोर्ट के मंत्री, चाहे वो मैडम रजिया सुल्ताना जी ने, चाहे वो मैडम अरुणा चौधरी जी ने, वो अज भी तुहाडी सरकार दे विच मंत्री ने। जेकर तुहानूं लगदा कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की, उन्होंने मंत्रियों ने भी कोई कार्रवाई इस माफिए ते नहीं की, फिर तुसी उन्होंने दुबारे अपने मंत्री मंडल दे विच मंत्री जिहड़ा क्यों लिया होया? मैडम रजिया सुल्ताना, नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने खासम खास मंत्री ने, और ਜਿਹੜੇ मैडम अरुणा चौधरी है उन्होंने बारे मुख्य मंत्री साहब चन्नी जी आप स्टेजां तो बोलते हैं कि मेरे परिवारक मैंबर ने। फिर ये ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ मंत्री जिम्मेवार ने, इन्हां नूं दुबारा मंत्री मंडल दे विच क्यों लिया गया? और राजा वड़िंग जी दे एडमिशन तो बाद उन्होंने जो मन्निया उस तो बाद कि राजा वड़िंग जी अपनी पार्टी नूं कह के इन्हां दोवें मंत्रियों के अस्तीफे लैणगे? कि राजा वड़िंग जी इस जो 4.5 साल दे विच भी लुੱਟ जारी रही है, इस संबंधी 15 साल की लुੱਟ संबंधी कोई FIR दर्ज करवाएंगे, कोई पर्चा दर्ज करवाएंगे? पंजाब के माछीवाड़ा में गैंग पीड़ित लड़की की मौत के बाद पंजाब महिला आयोग हरकत में आया है। आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने पुलिस से जवाब तलब कर लिया है, साथ ही सीनियर अफसर से मामले की जांच को कहा है। पुलिस से 25 अक्टूबर तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। मनीषा गुलाटी ने कहा कि सोशल मीडिया पर गैंग रेप से जुड़ी एक वीडियो वायरल हो रही है। इसके बाद आयोग ने इसका संज्ञान लिया। लुधियाना जिले के माछीवाड़ा क्षेत्र में गैंग रेप उस समय हुआ जब लड़की खेत से चारा लेने गई थी। वहां 3 युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद उसके शरीर पर 12 जगह चोटों के निशान मिले। इनमें 2 होंठों पर और बाकी प्राइवेट पार्ट पर थे। पुलिस इस मामले में दुष्कर्म और हत्या का केस दर्ज कर चुकी है। अमृतसर जिले में बॉर्डर पर हथियारों की खेप मिलने के 2 दिन बाद वहां से हेरोइन भी मिली है। बीएसएफ ने कंटीली तारों के पार से हेरोइन की खेप जब्त की है। तरन सेक्टर में बीएसएफ के जवानों को यह खेप रूटीन चेकिंग के दौरान मिली, जिसे एक बोरे में बंद करके फेंका गया था। आपको यह बता दें, 2 दिन पहले ही सूचना के आधार पर बीएसएफ ने सर्च करते हुए 22 पिस्टल, 44 मैगजीन और कई गोलियां भी जब्त की थी। सीबीएसई बोर्ड से 10वीं और 12वीं से पंजाबी को अनिवार्य विषय से सूची से हटा दिया गया है, जिसके बाद पंजाब में घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस से लेकर विपक्षी दल भी इस पर तमतमा गए हैं। एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि पंजाबी में कानूनी तौर पर सभी स्कूलों में पंजाबी अनिवार्य है। ऐसे में सीबीएसई का यह फैसला सरासर गलत है। पंजाब के मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री ने भी बोर्ड के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि पंजाब में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त सैकड़ों स्कूल चल रहे हैं। इन स्कूलों में इस बार 10वीं और 12वीं के बोर्ड में पंजाबी अनिवार्य नहीं है। इसे कुछ अन्य विषयों के साथ कर दिया गया है। इसको लेकर पंजाब में विरोध हो रहा है। पंजाबी को बाहर करने पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि वह पंजाबी को मुख्य विषयों से बाहर रखने का कड़ा विरोध करते हैं। यह संविधान की संघीय ढांचे की संभावना के विपरीत है। अपनी मूल भाषा सीखने में यह फैसला पंजाबी युवाओं के अधिकारों का हनन करता है। पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने कहा कि यह फैसला बिल्कुल गलत है, इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पहले बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया, अब पंजाबी भाषा को अनिवार्य विषय से बाहर निकाल दिया गया है। इससे सीधे तौर पर केंद्र की भाजपा सरकार के इरादे जाहिर हो रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि पंजाबी को माइनर सब्जेक्ट में डालना अति निंदनीय है। बोर्ड को चाहिए कि किसी भी राज्य की भाषा को स्टेट गवर्नमेंट की तरह तरजीह देनी चाहिए। नई एजुकेशन पॉलिसी में भी यही प्रोविजन है, लेकिन लोकल भाषा को ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। 1ली से 12वीं तक पंजाबी भाषा को महत्व देना चाहिए। इसमें छेड़छाड़ पंजाबी हितों पर हमला है। देखो, सीबीएसई ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ 100% ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1ਲੀ ਤੋਂ
10ਵੀਂ ਤੱਕ ਵੀ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ तो ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਿਣੇ ਜਾਏਗਾ। वहीं पंजाब के मौजूदा शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह ने भी कहा कि बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं की डेटशीट में पंजाबी विषय को मुख्य सब्जेक्ट से बाहर निकालना निंदनीय है। केंद्रीय बोर्ड तुरंत इस फैसले पर विचार करे और इसे वापस ले। संयुक्त किसान मोर्चा ने योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। उनके ऊपर कार्रवाई को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। माना जा रहा है कि उन्हें सस्पेंड करने के पीछे लखीमपुर की घटना है। पूरा मामला आपको बताते हैं कि क्या है। 3 अक्टूबर को यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने से 4 किसानों की मौत हो गई थी। उसके बाद हुई हिंसा में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं को भी मौत हुई थी और एक पत्रकार की भी मौत हुई थी। किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। आशीष मिश्रा समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं में से एक शुभम मिश्रा के परिवार से मिलने के लिए योगेंद्र यादव उनके घर गए थे और संवेदना व्यक्त की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर उस मुलाकात की अपनी तस्वीरें भी साझा की थी। उस समय योगेंद्र यादव ने कहा था कि शहीद किसान श्रद्धांजलि सभा से वापसी में बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के घर गए। परिवार ने हम पर गुस्सा नहीं किया, बस दुखी मन से सवाल पूछे, क्या हम किसान नहीं? हमारे बेटे का क्या कसूर था? आपके साथी ने एक्शन रिएक्शन वाली बात क्यों कही? उनके सवाल कान में गूंज रहे हैं। उस मुलाकात के बाद से ही योगेंद्र यादव के खिलाफ एक्शन लेने की बात हो रही थी। ऐसे में 21 अक्टूबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी इंटरनल मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में यह फैसला किया गया कि योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। बताया जा रहा है कि योगेंद्र यादव को माफी मांगने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उसी के बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई क्या की गई। वहीं योगेंद्र यादव ने कहा कि वो हर हालत में किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का अनुशासित सिपाही होने के नाते वह हर फैसले का पालन करेंगे। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 5 दिन पहले झुंझुनू में दिए गए एक बयान ने भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। यह बयान सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गया है। आपको बता दें कि मलिक ने कहा कि मेरे कश्मीर जाने के बाद 2 फाइलें सामने आई थीं। एक में अंबानी इन्वॉल्व थे, एक में संघ के बड़े पदाधिकारी इन्वॉल्व थे, एक महबूबा सरकार के मंत्री थे जो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजदीकी बताते थे। मुझे दोनों विभागों के सेक्रेटरी ने बताया कि इनमें घपला है। मैंने दोनों डील ही कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा कि मुझे सेक्रेटरी ने यह भी बताया कि इन दोनों डील में 150 करोड़ आपको मिल सकता है। मैंने उन्हें यह कहा कि मैं तो 5 कुर्ते पजामे लेकर यहां आया हूं और ऐसे ही चला जाऊंगा। मैंने उस वक्त प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त लिया और उनसे मिलने गया। मलिक ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से यह कहा कि आप बताइए इनमें क्या करना है। अगर डील कैंसिल नहीं करनी है तो मैं ये छोड़ देता हूं, मेरी जगह किसी दूसरे को लगा दो, लेकिन मैं तो ये होने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि करप्शन में कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री की ओर से उन्हें आदेश जारी किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कश्मीर दूसरे स्टेटों के मुकाबले में खासा जो है करप्ट स्टेट माना जा रहा है। मैंने कश्मीर में जाने के फौरन बाद 2 फाइलें मेरे सामने आई। एक में तो अंबानी इन्वॉल्व थे और एक में संघ के एक बड़े अफसर हैं वो थे। एक पुराने महबूबा की मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे और जो अपने को प्रधानमंत्री जी के बहुत नज़दीक बताते थे। मुझे सेक्रेटरीज ने दोनों डिपार्टमेंट के बताया साहब इसमें घपला है। मैंने दोनों डील कैंसिल कर दिए। सेक्रेटरीज ने मुझे ये भी बताया कि साहब इसमें 150 करोड़ रुपया आपको मिल सकता है। मैंने कहा मैं तो 5 कुर्ते पजामे लेके आया हूँ, ऐसे ही चला जाऊँगा। लेकिन एहतियातन मैंने प्रधानमंत्री जी से वक्त लिया और उनसे मिलने गया और उनको मैंने कहा कि साहब ये फाइल है, ये इसमें घपला है, ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये आपका नाम लेते हैं, आप मुझे बताएं क्या करना है। अगर इसे कैंसिल नहीं करना है तो मैं छोड़ देता हूँ, किसी दूसरे को लगा दीजिए मेरी जगह, लेकिन मैं रहूँगा तो इसको होने नहीं दूँगा।
मैं इस बात की तारीफ करूंगा प्रधानमंत्री की कि उन्होंने कहा कि नहीं सतपाल, करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की ज़रूरत है। मैंने वो किया। और कश्मीर में जो इतनी करप्ट स्टेट है कि आप अंदाज ही नहीं लगा सकते हो। सारे देश में कमीशन 5-4% मांगा जाता है, कश्मीर में 15% मांगा जाता है। उस स्टेट में दहशत हो गई और मेरे रहते कोई करप्शन का बड़ा काम नहीं हुआ। पंजाब कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को एक बार फिर उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को कांग्रेस हाईकमान का बुलावा आया है और वह दिल्ली चले गए हैं। उनके साथ इस बार कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु भी गए हैं। इससे पहले करीब 5 घंटे तक उन्होंने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ मुलाकात भी की। यह बुलावा इस समय पर आया, ऐसे समय पर आया है जब पंजाब में प्रदेश प्रधान और मुख्यमंत्री के बाद कांग्रेस के इंचार्ज को भी बदल दिया गया है। मीटिंग का एजेंडा अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि चर्चा है कि इसमें सरकार की परफॉर्मेंस को लेकर बड़े मुद्दों और नवजोत सिंह सिद्धू की सरकार से नाराजगी को लेकर चर्चा हो सकती है। खास बात यह भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में रंधावा सबसे आगे रहे थे। जब अमरिंदर बदले गए तो उनकी सिद्धू के साथ दूरियां बढ़ गई। यहां तक कि नवजोत सिंह सिद्धू ने उनके डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालने के मौके पर भी गए नहीं थे और नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हें गृह मंत्रालय देने का भी विरोध किया था। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए हुए 1 महीना हो चुका है। अभी तक श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी, उससे जुड़े गोलीकांड को लेकर कोई प्रगति नहीं हुई है। स्पेशल टास्क फोर्स की ड्रग तस्करी की रिपोर्ट हाई कोर्ट में अभी भी सील बंद पड़ी हुई है। यही 2 भावनात्मक मुद्दे थे जिनके जरिए पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पंजाब में एक ग्राउंड तैयार की गई थी। उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के पास गृह मंत्रालय है। ऐसे में वह इन दोनों मुद्दों के सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू राज्य में डीजीपी इकबाल प्रीत सिंह सोहता और एडवोकेट जनरल एजी एपीएस देओल की नियुक्ति को लेकर नाराज हैं। उन्होंने एक बार फिर वही बात उठाई थी कि जो मुद्दे कैप्टन सरकार के समय थे वह मुद्दे अभी भी हल नहीं किए गए हैं। अब कांग्रेस आलाकमान क्या संदेश देती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कुल मिलाकर अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनावों में जो जमीन है, जो उसके लिए जो परेशानी खड़ी होती दिखती नजर आ रही है। पंजाब में कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने इसमें अमरिंदर सिंह की पाकिस्तानी मित्र अरूसा आलम को भी घसीट लिया है। उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि अरूसा आलम ने आईएसआई के कनेक्शन की उनकी जांच की जाएगी। इसके लिए वह डीजीपी इकबाल प्रीत सिंह सोहता को निर्देश भी दे रहे हैं। रंधावा ने कहा कि अरूसा के बारे में कई बातें सामने आई हैं जिनकी जांच जरूरी है। रंधावा ने अमरिंदर सिंह पर सवाल उठाए और कहा कि 4.5 साल सब कुछ ठीक रहा, जैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी गई तो पंजाब को पाकिस्तान से खतरा हो गया। आईएसआई से यह खतरा तब क्यों नहीं था जब पाकिस्तानी पत्रकार अरूसा आलम उनके चंडीगढ़ स्थित सरकारी घर में रह रही थी। अमरिंदर सिंह की नई पार्टी के ऐलान से पहले इसे कांग्रेस की दबाव बनाने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का इस पर कोई बयान नहीं आया है। वहीं कांग्रेसी एमएलए कुलबीर सिंह जीरा ने रंधावा से भी एक कदम आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि जब अरूसा यहां रही तो कैप्टन ने तब क्यों नहीं कहा कि पंजाब को पाकिस्तान और आईएसआई से खतरा है। जीरा ने कहा कि यह भी जांच होनी चाहिए कि टिफिन बम आए थे या फिर इसमें अमरिंदर सिंह का कोई हाथ था। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।